आप लोग बहुत बेसब्री से वीडियोस का इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपने पहले मॉड्यूल के पहले एपिसोड में समझा कि प्लेनेट की एनर्जी हमारे जीवन में किस तरह से रोल प्ले करती है और कौन सी एनर्जी किस प्लेनेट से किस तरह की एनर्जी का प्रभाव बढ़ रहा है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रही है या नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही है। जब ये चीजें समझ में आ गई तो अब आपको एक इतना आइडिया लगेगा कि कौन से प्लेनेट की हमें पॉजिटिव एनर्जी बढ़ानी है और कौन से प्लेनेट की नेगेटिव एनर्जी जो बढ़ रही है उनको कंट्रोल कैसे करना है। जब ये सारी बेसिक चीजें आपको पता होंगी तो एनर्जी को कंट्रोल करने में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। देखिए, बहुत सारे लोग, लाल किताब वाले लोग, ये एक वर्ड, कॉमन वर्ड यूज करते हैं कि ये प्लेनेट आपका कमजोर है, इसको ठीक करिए। आपकी पॉजिटिव एनर्जी भी कमजोर हो सकती है, नेगेटिव एनर्जी भी कमजोर हो सकती है। ये बड़ा खतरनाक वर्ड है, एक कमजोर वर्ड आपको यूज नहीं करना। होता क्या है कि आपके कुंडली में यदि कोई मारक ग्रह कमजोर है और आपने उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया तो एक बहुत बड़ी परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां से नेगेटिव एनर्जी बढ़नी है। और यदि आपके चार्ट में कोई योग कारक ग्रह, अच्छा प्लेनेट कहीं अच्छी जगह बैठा है और वो कमजोर बैठा है, तो उसकी एनर्जी को बढ़ाना बेनिफिशियल होगा। तो ऐसे में आपको ये कमजोर वर्ड जगह जगह पर यूज नहीं करना है। सिर्फ केवल ये देखना है कि कौन सा प्लेनेट आपके लिए अच्छा है, कौन सा प्लेनेट आपके लिए खराब है। अगर कोई प्लेनेट कहीं बुरी जगह बैठा है तो किस तरह से वो रोल प्ले करेगा, क्या उसकी एनर्जी बढ़ाना हमारे लिए अच्छा रहेगा, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब ये देखिए, ये हाउसेस आपको दिख रहे हैं, ये 12 हाउसेस दिख रहे हैं, 12 राशियां दिख रही हैं, हर हाउस में एक नंबर लिखा हुआ है। इनका क्या मतलब है? तो देखिए, ये और डिग्री लिखी हुई है प्लेनेट की, प्लेनेट लिखा हुआ है। और अब इसको समझे क्या, ये लगन कुंडली है, चलित कुंडली भी चाहिए हमको, एक नमांस कुंडली भी चाहिए। ये 3 तरह की कुंडली आपको चाहिए। अब आखिर आपको कौन सी फॉलो करनी है? देखिए, लगन कुंडली भी फॉलो करनी है, चलित कुंडली भी फॉलो करनी है। तो बेसिकली चलित कुंडली ये वेरीफाई कर देगी क्योंकि आपके चार्ट में कौन कौन से प्लेनेट की पोजीशन शिफ्ट हुई है, हमें वो पोजीशन भी चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। अगर आपके चलित चार्ट में किसी प्लेनेट की प्लेसमेंट शिफ्ट हो जाती है तो वहां से 50% रिजल्ट आएंगे और 50% रिजल्ट आपके लगन चार्ट से आएंगे। तो वो पोजीशन देखना बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वो तो हम आगे समझ लेंगे। तो बेसिकली हम लगन कुंडली पर काम करेंगे। नवमांश कुंडली को सिर्फ केवल मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं क्योंकि नवमांश कुंडली में चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी होता है, हर 4 से 5 मिनट में ये कुंडली बदल जाती है। तो अगर आपके टाइम में एरर है तो नवमांश कुंडली के रिजल्ट बदल जाएंगे, नवमांश कुंडली बदल जाएगी। तो ऐसे में नवमांश कुंडली का योग सिर्फ केवल हम बल सड़बल कैलकुलेट करने के लिए समझेंगे, हम उसको प्रेडिक्शन के लिए नहीं समझेंगे। प्रेडिक्शन के लिए तो मेरी लगन कुंडली ही काफी है, चलित कुंडली ही काफी है और उसी के ऊपर हम सारी चीजों को इजीली प्रेडिक्ट कर पाएंगे। क्योंकि नवमांश कुंडली तो हर 4-5 मिनट में जब बदल गई तो वो कुंडली में अगर किसी का टाइम में एरर है, इतना एरर हर किसी के चार्ट में होता है, तो वहां पर फिर समझने में दिक्कत आ जाएगी। लेकिन उन 4-5 मिनट में अगर कोई नवमांश कुंडली अगर बदल गई है तो वहां पर ग्रह जो बैठे हुए हैं, वो जिन राशियों में बैठे हैं, वो जल्दी नहीं बदलेंगे। ठीक है, ये आपको एक बेसिक आइडिया लग गया। तो हमें लगन कुंडली चाहिए, चलित कुंडली चाहिए, नवमांश कुंडली चाहिए। नवमांश कुंडली सिर्फ केवल हम बल सड़बल वर्गोत्तम इन सारी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे। देखिए, कुंडली का जो पहला घर है वो आपका घर है, यहां पर आपने जन्म लिया है। तो कुंडली का फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है आपको, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी है, आपने जन्म लिया है, वो कुंडली का पहला घर है। और हमेशा पहले घर में जो राशि लिखी होगी उसी को हम लगन राशि भी बोलते हैं, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में जिस समय आपका जन्म हो रहा था वो राशि जो उदय हो रही होती है वो लगन में आ जाती है, क्योंकि वहां आपने जन्म लिया। इसीलिए लगन की जो राशि लिखी होगी वो ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, वो ऊपर की तरफ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेस्ट डायरेक्शन। और जिधर कुंडली का 4th हाउस है वो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन और जिधर 10th हाउस है वो साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर। तो चलिए देखिए, कुंडली का फर्स्ट हाउस आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, हेल्थ, आपके व्यक्तित्व, व्यवहार कैसा है, आपका नेचर कैसा है, इन
सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, रंग रूप और इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट ये फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है। और ये कुंडली का फर्स्ट हाउस आपका घर है, यहां आपने जन्म लिया है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट हाउस हो गया आपका खुद का। अब हम डायरेक्ट स्विच करते हैं सेकंड हाउस पर। ये कुंडली का दूसरा भाव आपकी फैमिली का है, परिवार का है, बैंक बैलेंस का है, सेविंग का है, ये ओवरऑल आपकी जमा पूंजी का है। यहां से आप कितना धन संचय करेंगे, किस में एफडी करेंगे, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। और सेकंड हाउस से आपकी वाणी, गला, ये सारी चीजों को देखते हैं। और सेकंड हाउस मेनली फैमिली, कुटुंब का घर माना जाता है, क्योंकि जन्म के बाद में आप किसी न किसी परिवार में तो जन्म लेंगे। तो सेकंड हाउस आपके फैमिली, परिवार, सेविंग्स, बैंक बैलेंस, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा घर आपके भ्राता भाव का है, भाई का है, कि आपका भाई कैसा है, रिलेशन कैसे हैं उनके साथ में। और फिजूल की मेहनत का घर है, सामाजिक क्षेत्र का घर है, सोशल कनेक्टिविटी का भी यही घर है, सामाजिक क्षेत्र। और ये घर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर ये घर खराब हो जाए तो ऐसे आदमी को बड़ा दिक्कत होता है बिजनेस करने में, और इवन जॉब करने में भी दिक्कत होता है। ऐसा इंसान जहां जॉब करेगा वहां सराउंडिंग में सारे जितने भी लोग बैठे होंगे ना, तो सब आपको सर दर्द बढ़ाने आ जाएंगे, चापलूसी करने आ जाएंगे, लेकिन गुप्त शत्रु की तरह बिहेव करेंगे। अगर ये तीसरा घर खराब हो गया तो अपने मतलब के लिए लोग जुड़ेगा, जब भी जुड़ेगा अपना काम निकालने आएंगे, बॉस आपके पास आएगा, जरूरत से ज्यादा काम लेके आएगा, लो भाई काम करो जरूरत से ज्यादा, तो फिजूल की मेहनत एक्टिवेट कर देगा ये तीसरा घर। तो तीसरा घर का बहुत बड़ा रोल प्ले है, इसको अच्छा नहीं मानना, ये खराबी है। फिजूल की मेहनत में आपसे 10 साल एग्जाम की तैयारी करवाता रहूं लेकिन रिजल्ट ना दूं, आपकी नाक में दम हो जाएगी, ये ऐसा घर है। तो तीसरा घर आपकी फिजूल की मेहनत, हार्ड वर्क कराएगा, फिजूल की मेहनत कराएगा और सामाजिक क्षेत्र को डैमेज करेगा, लोगों से रिलेशन खराब करेगा। जो आदमी आपके पास आएगा बेमतलब के लिए जुड़ेगा और अपना काम निकालेगा, आपको यूज करेगा। कुंडली में जो फोर्थ हाउस होता है ये बहुत अच्छा घर है, ये सबको चाहिए, सुख, प्रॉपर्टी, वाहन, गाड़ी, सारी सुख सुविधाएं ये चौथे घर से देखी जाती हैं। और ये माता जी का भी घर है, यहां से हार्ट, लीवर, लंग्स, आपके बॉडी के पार्ट्स में छाती के पार्ट्स देखे जाते हैं। और कुंडली के तीसरे घर से क्या देखा जाता है, आपके बाजू देखे जाते हैं, कंधे देखे जाते हैं, शोल्डर देखे जाते हैं, कान वगैरह, ये सारी चीजें कुंडली के तीसरे घर से देखते हैं। अगर बॉडी पार्ट की बात कर रहे हैं तो हम कहां थे, फोर्थ हाउस पर। तो चौथे घर से सारी सुख सुविधाएं, प्रॉपर्टी, वाहन, गाड़ी, सुख सुविधाएं कैसी मिलेगी। अगर ये प्लेनेट कहीं अच्छी जगह बैठा है, नीच का नहीं है, तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में नहीं है, तो जीवन में जो सारी सुख सुविधाएं मिली हैं उनको आप इंजॉय कर पाओगे। बहुत सारे लोगों की लाइफ में सुख सुविधाएं तो बहुत होती हैं, एक अच्छे घर में जन्म भी लेते हैं, लेकिन इंजॉय नहीं कर पाते लाइफ को, क्योंकि वो सारी प्रॉब्लम, परेशानी देने लगती हैं। अगर चौथे घर का मालिक कहीं बुरी जगह बैठ गया तो वो शत्रु की तरह बिहेव करेगा, तो जो भी जीवन में सारी सुख सुविधाएं उनमें कमी आना स्टार्ट हो जाएगी। सपोज फॉर एग्जांपल के लिए अगर चौथे घर का मालिक तीसरे घर में बैठेगा ना, तो ये प्रॉपर्टी का घर है, प्रॉपर्टी, सारी सुख सुविधाएं उठा के आपने समाज के लोगों को दे दी, ये तीसरा घर भी पूरा है। तो इन समाज के लोगों को अगर आपने प्रॉपर्टी का सुख दे दिया और अपना भी इवन सुख दे दिया, तो जब भी आप समाज में जाओगे ना, तो यही समाज वाले कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे कि आपका टेंशन, एंजाइटी लेवल सब बढ़ जाएगा, सुख में कमी करेंगे। तो जब भी चौथे घर का मालिक तीसरे घर में बैठेगा तो प्रॉपर्टी आपने समाज के लोगों को दे दी, भाई के पास दे दी, तो प्रॉपर्टी फंसने का योग बन जाएगा। प्रॉपर्टी अगर आपने खरीदी तो आपके प्रॉपर्टी पर कोर्ट केस, लिटिगेशन लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ में प्रॉपर्टी परचेज करनी है, क्योंकि वो प्लेनेट तीसरे घर में चला गया। अब ऐसे में अगर आपने इस चौथे घर का बल बढ़ा दिया ना, तो बवंडर हो जाएगा, लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, सुख सुविधाएं तो बढ़ जाएंगी। देखो जब भी हम किसी ग्रह की एनर्जी बढ़ाएंगे ना, तो उस ग्रह का बल बढ़ेगा। ठीक है, देखो जब भी हम किसी ग्रह की एनर्जी बढ़ाएंगे ना, तो वो ग्रह जिन घरों का मालिक होगा ना, उन घरों का बल बढ़ जाएगा, तो वो चीजें हमारी लाइफ में बढ़ जाएंगी। अगर चौथे घर के मालिक का अगर आप जेमस्टोन पहन के एनर्जी बढ़ाओगे ना, तो सुख सुविधाएं बढ़ जाएंगी, प्रॉपर्टी बढ़ जाएंगी, गाड़ी बढ़ जाएंगी, बैंक, ये सारी चीजें बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। और चौथा घर नेटिव लैंड का है, आपकी जमीन जहां आपने जन्म लिया है, तो ये सारी चीजें बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन
अब वो बैठ गया तीसरे घर में, तो ये आपके शरीर में जो अब एनर्जी जो पॉजिटिव अभी पड़ रही थी, जो पॉजिटिव एनर्जी थी, अब वो नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो जो आपकी सुख सुविधाएं आपने समाज के लोगों को दे दी और आपने जेमस्टोन पहन लिया, तो क्या होगा? सत्यानाश होगा। वो चौथे घर का भी बल बढ़ाएगा और साथ में तीसरे घर में बैठ के तीसरे घर का भी बल बढ़ा देगा। और तीसरे घर का बल बढ़ा दिया ना, तो भाई साहब इतनी दिक्कत हो जाएगी, सामाजिक क्षेत्र खराब हो जाएगा। हर बंदा समाज का आपको यूज करने के बारे में सोचेगा, आपकी बैंड बजाने के बारे में सोचेगा, शत्रु की तरह बिहेव करेगा। इवन अपना भाई भी आपके साथ में शत्रुता का भाव लेके आ जाएगा। तो ये गलती मत कर देना। अगर कोई अच्छा प्लेनेट कुंडली का अगर अच्छे घर का मालिक है और वो बुरी जगह बैठेगा, तो अच्छी चीजें भी लाएगा, बुरी चीजें भी लाएगा। दुनिया में फंस जाओगे, निकल नहीं पाओगे, जाल ट्रैप कर देगा। इसीलिए बोला जाता है, जब भी कुंडली का कोई योग कारक ग्रह कहीं तीसरे छठे आठवें बारहवें घर में बैठेगा ना, तो परेशानी बढ़ा देगा। अगर रतन पहन लिया तो अब ऐसे में अगर वो गलत जगह बैठा है और कुंडली का अच्छा प्लेनेट है, तो हम उसके हाथ जोड़ के पूजा पाठ करेंगे, दान मंत्र करेंगे। पूजा पाठ मंत्र जाप ज्यादा करेंगे, दान कम करेंगे, क्योंकि दान करेंगे तो अच्छी चीजें भी कम हो जाएंगी, लेकिन परेशानियों से पीछा छूटेगा। लेकिन अगर आपकी चार्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ गई है, तो ऐसे में दान भी करने पड़ेंगे, क्योंकि फिर आपकी प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस हमें ज्यादा बढ़ाना नहीं है। अगर वो बढ़ रही है बहुत तेजी से, तो समाज के लोगों को चली जाएंगी वो सारी चीजें। अगर चौथे घर का मालिक छठे घर में बैठा है, जो कि कोर्ट केस लिटिगेशन का घर है, कर्ज का घर है, तो ऐसे में चौथे घर का मालिक अगर छठे घर में चला गया ना, तो प्रॉपर्टी उठ के कर्जे से लिंक बना लेगी, कर्ज चढ़ जाएगा। मतलब प्रॉपर्टी खरीदने के बाद में कर्ज चढ़ जाएगा, कर्ज को एक्टिव कर देगा। तो जब भी जनरली आपने देखा है, अगर अच्छे घर का मालिक कहीं बुरे घर में बैठेगा, तो उस घर को भी एक्टिवेट कर देगा। तो आपने समझा चौथे घर से क्या देखते हैं? प्रॉपर्टी, वाहन, गाड़ी, सारी सुख सुविधाएं। तो बहुत सारे लोगों के पास में सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी जीवन में बहुत परेशान रहते हैं, सुख नहीं भोग पाते, टेंशन में रहते हैं। इसका मतलब है चौथे घर में प्रॉब्लम आ गई उनके, या तो चौथे घर में कोई मारक ग्रह आके बैठ गया, या फिर चौथे घर का मालिक कहीं तीसरे छठे आठवें बारहवें घर में जाके बैठ गया, या फिर वो नीच का हो गया। ये तब होगा ऐसा। और आपको आइडिया लग गया चौथे घर से क्या देखते हैं? हार्ट, लीवर, लंग्स भी देखते हैं। अगर चौथे घर में प्रॉब्लम है, तो हार्ट, लीवर, लंग्स में भी प्रॉब्लम बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। और कुंडली का पांचवां घर संतान का है, आपकी एजुकेशन का है, लव लाइफ का है, आपकी लव लाइफ क्या, कि आपकी लव लाइफ कैसी चलेगी, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कब बढ़ेगी, लव लाइफ कब एक्टिव होगी, आपकी एजुकेशन का है, आपकी एजुकेशन कैसे चलेगी। और ये आपकी संतान का घर है, आपकी संतान कब होगी, कैसी होगी, क्या कर रही है संतान, कहां बैठी है। ये सारी चीजों का आइडिया कुंडली के पांचवें घर से मिल जाएगा। अचानक धन लाभ, अनसर्टेन गेन्स, लॉटरी, सट्टा बाजार, ये सारी चीजें भी पांचवें घर से देखी जाती हैं। और अगर गर्ल्स का चार्ट है, तो यूट्रस, गर्भाशय से रिलेटेड, क्योंकि संतान गर्भ से रिलेटेड है, इसलिए हम गर्भाशय की स्थिति कुंडली के पांचवें घर से देखते हैं। अगर किसी में चार्ट में ये पांचवें घर में प्रॉब्लम बढ़ गई, तो ये सारी चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ये प्रॉब्लम कब बढ़ेगी? पांचवां घर कब खराब होगा? यदि कुंडली का पांचवें घर का मालिक कहीं बुरी जगह बैठ गया, तीसरी घर में, छठे घर में, आठवें घर में, बारहवें घर में बैठ गया, तो ये सारी चीजें संतान से रिलेटेड, ये सारी चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी, प्रॉब्लम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब पांचवें घर का मालिक बुरी जगह बैठेगा, तो आपका पांचवा घर अफेक्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ना चालू हो जाएंगी। और पांचवें घर में कोई शत्रु प्लेनेट आगे बैठ गया, तो वो भी पांचवें घर को खराब करेगा। मतलब हमारी संतान को प्रॉब्लम देगा, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, पीसीओडी से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, और आपके गर्भाशय में कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा, और आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर देगा। जब आप शादी के लायक हो गए, तो आपके जो रिश्ते आएंगे वो किसी कुंडली के पांचवें घर से आएंगे। तो रिश्ते आने का योग भी कुंडली के पांचवें घर के मालिक के पास में होता है। तो पांचवा घर आपने कवर कर लिया, चौथा घर कवर कर लिया, तीसरा घर भी कवर कर लिया, और पहला तो आप खुद ही हैं, क्योंकि वो पहले घर से आपकी खुद की पोजीशन देखते हैं, तो आप खुद हो गए पहले घर से।
अब आते हैं कुंडली के 6th हाउस पर। 6th हाउस आपका देखा जाता है रोग, कर्ज, शत्रु, कोर्ट केस, लिटिगेशन और आपकी जॉब की स्थिति देखी जाती है। लंबी चलने वाली बीमारियां देखी जाती है। तो ये सारी चीजें कुंडली के छठे घर से चाहिए। ना तो किसी को बीमारी चाहिए, ना कर्ज चाहिए, कोर्ट केस, लिटिगेशन किसी को नहीं चाहिए। अगर आपके ऊपर कर्ज चढ़ रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम बहुत बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपके छठे घर में प्रॉब्लम बढ़ गई, या तो छठे घर का मालिक कहीं बुरी जगह बैठ गया, तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में बैठ गया, या फिर ये छठे घर का मालिक किसी प्लेनेट से पीड़ित हो गया, या फिर छठे घर में कोई मारक ग्रह आके बैठ गया, या फिर छठे घर में कोई भी प्लेनेट आके बैठ गया, तो आपका ये छठा घर एक्टिवेट हो जाएगा। और छठा घर एक्टिवेट हुआ तो कर्ज बढ़ जाएगा, शत्रु बढ़ जाएंगे, कोर्ट केस, लिटिगेशन, इन सारी परेशानियों में जूझते रहेंगे। और छठे घर से नौकरी भी देखते हैं, तो जब भी छठे घर का बल बढ़ेगा, नौकरी में वृद्धि हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएंगे और आपकी नौकरी में तरक्की हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी। तो जब भी छठे घर का मालिक का बल बढ़ेगा, आपके नौकरी भी साथ में ग्रो होगी। अब चाहे वो छठे घर का मालिक आपका मित्र प्लेनेट हो, चाहे शत्रु प्लेनेट हो, वो तो जैसे ही छठे घर का बल बढ़ेगा, आपके नौकरी में इंक्रीमेंट, नौकरी में ग्रोथ के योग बना देगा। अगर कुंडली का छठा घर का मालिक योग कारक है, आपका मित्र प्लेनेट है, और उसकी प्लेसमेंट कहीं अच्छी जगह, अच्छे नक्षत्र में बैठा है, तो उस ग्रह की एनर्जी बढ़ा के आप जीवन में बहुत सारे प्रमोशन बड़े आराम से ले सकते हैं। अगर यही छठे घर का मालिक सपोज आपकी कुंडली में अच्छा प्लेनेट है, मित्र प्लेनेट है, और उसकी प्लेसमेंट तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में कहीं खराब जगह हो गई और आपने इसकी एनर्जी बढ़ा दी ना, तब भी प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन वो परेशानी साथ में लेके आएगा। अगर छठे घर का मालिक तीसरे घर में बैठा है ना, तो जो प्रमोशन आपको मिला है वो कहीं ना कहीं समाज के लोगों पे जाना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो भी हम काम करेंगे, जो भी जॉब में आगे बढ़ेंगे, वो दूसरों के लिए करते रह जाएंगे और उसके बेनिफिट कोई और लेगा, आपकी नाक में दम हो जाएगी। अगर छठे घर का मालिक 8वें घर में बैठा है ना, और आपने उस ग्रह का स्टोन पहन लिया, तब भी प्रमोशन हो जाएगा, क्योंकि रतन का काम है उस ग्रह से आने वाली एनर्जी को बढ़ा देना। और ऐसे केस में अगर कहीं बुरी जगह बैठा हुआ, तो वो नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाएगा, और ये बढ़ी हुई नेगेटिव एनर्जी क्या करेगी, आपके छठे घर का भी बल बढ़ा देगी, वो जिन घरों का मालिक होगा उस ग्रह का भी बल बढ़ा देगी। तो ऐसे में क्या होगा, छठे घर का बल बढ़ जाएगा। छठे घर का बल बढ़ेगा तो नौकरी में ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन अब वो बैठा कहां है, बुरे घर में। तो जैसे ही नौकरी में प्रमोशन होगी, सपोज अष्टम घर में बैठा, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो बुरी चीजें भी साथ में लेके आएगा। अब ऐसे में आपने उस ग्रह की एनर्जी बढ़ा ली, रतन पहन के या कपड़े पहन के या कुछ भी मंत्र जाप करके, तो फिर ऐसे में ये प्लेनेट बहुत सारी परेशानी देगा। देखिए, मंत्र जाप हम हर ग्रह का किसी भी सिचुएशन में करेंगे, वो हमेशा बेनिफिशियल होगा, कभी नुकसान नहीं देगा। तो मंत्र जाप वाला पार्ट हम अलग कर देते हैं। अगर आपने उस ग्रह का कहीं, वो छठे घर का मालिक बुरे घर में कहीं भी बैठा है, अगर वो मित्र हो, शत्रु हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बुरे घर में बैठा है, तो उस ग्रह का बल ज्यादा मत बढ़ने दीजिए, और नहीं तो परेशानी हो जाएगी। ऐसे में आप उस ग्रह के मंत्र जाप करिए, पूजा पाठ करिए, और ऐसे में अगर वो शत्रु प्लेनेट है छठे घर का मालिक, तो ऐसे में उस ग्रह के दान करिए, तब जाके आपकी परेशानियां पीछा छूटेंगी, क्योंकि हम दूसरे तरीके से आपकी जॉब को फिर ठीक करेंगे। अगर छठे घर का मालिक कहीं चार्ट में बुरे स्थान पर है, तो उसके दान, पाठ, पूजन, मंत्र जाप करके उसको बैलेंस आउट करेंगे। तो कुंडली में छठा घर किसी को नहीं चाहिए, ये प्रॉब्लम वाला घर है। कुंडली का जो 7th हाउस है, वो स्पाउस का है, पत्नी का है, पार्टनरशिप का है, आपके बिजनेस का घर है। मेनली जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो साथ में घर से देखा जाता है। अगर सप्तम घर का मालिक कुंडली में कहीं अच्छी जगह बैठा होगा, नीच का नहीं होगा, सूर्य से अस्त नहीं होगा, तो ऐसे लोगों के बिजनेस और मैरिड लाइफ सपोर्ट करती है। और अगर ये छठे, और यदि ये सप्तम घर का मालिक शनि, राहु, केतु से पीड़ित नहीं है, तब अच्छी चलेगी। पता लगा कि सप्तम घर का मालिक कुंडली में बैठा भी अच्छा है, लेकिन शनि, राहु, केतु ने उसकी बैंड बजा रखी है, तो ऐसे में फिर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएंगी, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ जाएंगी, बिजनेस भी ठीक से नहीं चल के देगा। तो हमारा सप्तम घर का जो भी मालिक है, उसकी पीड़ा नहीं बढ़ने देनी है। अगर उसकी पीड़ा बढ़ी, अगर वो सूर्य से अस्त हो गया, तो पूरा ही एनर्जी डाउन हो जाएगी, तो मैरिड लाइफ सपोर्ट नहीं करेगी, बिजनेस सपोर्ट नहीं करेगा, पार्टनरशिप सपोर्ट नहीं करेगी। अगर सप्तम घर का मालिक कहीं बुरे स्थान में बैठ गया, तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में बैठ गया, तो हमारी मैरिड लाइफ सपोर्ट नहीं करेगी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ेगी, बिजनेस में प्रॉब्लम करेगी। और अगर ये सप्तम घर का मालिक अगर छठे घर में बैठ गया ना, और बिजनेस कर रहे हैं, तो सावधान
हो जाना कर्जा को एक्टिवेट कर देगा, हर काम काज आपका कर्ज लेके आएगा। तो ऐसे में परेशानियां बहुत बढ़ जाएंगी। जब भी सप्तम घर का मालिक चार्ट में अगर अच्छी जगह बैठा है तो हमारे लिए थोड़ा सुकून है, क्योंकि हमारी मैरिड लाइफ सपोर्ट करेगी, वहां पे बिजनेस सपोर्ट करेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएंगी। लेकिन यही अगर सप्तम घर का मालिक किसी प्लेनेट से पीड़ित हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। बेसिकली कहने का मतलब यह है, जो प्लेनेट जिस घर का मालिक है अगर वो पीड़ित हो रहा है, परेशानी में आ रहा है, तो वो सारी चीजों को ले डूबेगा। और पीड़ित में कैसे आता है? अगर सप्तम घर का मालिक भले ही अच्छी जगह बैठा है, लेकिन अगर शनि राहु केतु या किसी और प्लेनेट से अगर वो परेशानी फील कर रहा है, उस ग्रह की एनर्जी अगर किसी दूसरे प्लेनेट की एनर्जी से प्रॉब्लम फील कर रही है, तो सातवां घर अफेक्ट हो जाएगा। अब चाहे सातवां घर ऐसे अफेक्ट हो जाए, या फिर सातवां घर का मालिक कहीं बुरी जगह बैठ जाए ऐसे अफेक्ट हो जाए, या फिर हमारे सप्तम घर के ऊपर किसी मारक ग्रह की दृष्टि आके बैठ जाए तो भी अफेक्ट हो जाएगा। तो हम केवल इसीलिए ये हाउसेस को कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए मैं हाउसेस के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम में आना स्टार्ट हो जाएंगी जब वो बुरी जगह बैठेगा। अब आते हैं कुंडली के अष्टम घर पर। आठवां घर आपकी आयु का है, मृत्यु समान कष्ट, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजों का घर है। मृत्यु समान कष्ट देगा, हर काम काज में अड़ंगे लगाता रहेगा, हर काम काज में ऑब्स्टेकल देगा। एक काम की परेशानी खत्म नहीं होगी, दूसरी परेशानी आ जाएगी, एक परेशानी खत्म दूसरी क्रिएट हो जाएगी, दूसरी खत्म तीसरी क्रिएट हो जाएगी। ये इस तरह से काम करता है, आपकी अननेसेसरी एंजाइटी, ओवरथिंकिंग को बढ़ा के रखता है। और कुंडली का 8th हाउस आपका रहस्यमय चीजों को अट्रैक्ट करता है, गुप्त विद्याओं की नॉलेज देता है, रिसर्च वर्क का भी घर माना जाता है। और कुंडली का 8वां घर जनरली अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये सारी परेशानियां आपके साथ में लेके आएगा। अगर कुंडली में अष्टम घर का मालिक अगर कोई अच्छा प्लेनेट है, कोई योग कारक ग्रह बन रहा है, तो ऐसे में वो आपकी हेल्प करेगा, परेशानियां फिर ज्यादा नहीं बढ़ाएगा। बेसिकली अगर अष्टम घर में प्रॉब्लम बढ़ रही है, अष्टम घर में बहुत सारे प्लेनेट आके बैठे हैं, तो 8वें घर को वो एक्टिवेट कर देंगे, तो लाइफ में एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, ये सारी चीजें बहुत तेजी से बढ़ेंगी। और ऐसे में अगर इन चीजों को कम करना है, रात में सोने की समस्या क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि एंजाइटी, डिप्रेशन कब आएगा? आप रात भर जगते रहोगे, ओवरथिंकिंग करोगे, फोन बहुत यूज करोगे, ये सारी चीजें क्रिएट हो जाएंगी। तो इन चीजों से बचना है और अष्टम घर को ठीक करना है। ये चेक करना है 8वें घर का मालिक कहां बैठा है। अगर अच्छी जगह बैठा है तो मेरे लिए थोड़ी राहत है, अगर बुरी जगह बैठा है तो टेंशन है। उस प्लेनेट के मंत्र जाप, पूजा पाठ, दान करके उस प्लेनेट को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। अगर 8वें घर का मालिक अच्छी जगह बैठा है और किसी प्लेनेट की एनर्जी उसको परेशानी नहीं दे रही है, तो सोने पे सुहागा, बहुत बढ़िया। ऐसे लोगों को फिर जल्दी डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग नहीं होगा। लेकिन अगर 8वें घर का मालिक परेशानी में बैठा है तो ये सारी चीजें आपको घेर लेंगी। बहुत सारे प्लेनेट 8वें घर में आके बैठे, हमेशा परेशानी की तरफ आपका दिमाग भागेगा। आपका मन करेगा कि मैं अपना ही सर कहीं दीवार में जाके मार लूं, क्योंकि परेशानी आपको खींच रही है। तो आपका दिमाग भी ऐसी जगह जाएगा जहां परेशानी होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर कुंडली का 5वें घर का मालिक अष्टम घर में आके बैठ गया, तो क्या हुआ? संतान 8वें घर में आके बैठ गई, आपकी एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन बढ़ाएगी। योग कारक ग्रह क्या करता है? वो जहां बैठेगा, जहां देखेगा, उस घर की वृद्धि करेगा। संतान उठ के अष्टम घर में आई है तो संतान को कष्ट तो होगा ही, मृत्यु समान कष्ट भी होंगे, संतान होते समय प्रॉब्लम भी होगी, और सिजेरियन होने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। तो जैसे ही संतान हो जाएगी, संतान लाइफ में हो जाएगी, तो संतान की वजह से, संतान जब छोटी छोटी गलतियां करेगी ना, तो हमारा परेशानी की तरफ जाएगा दिमाग, आप इग्नोर नहीं कर पाओगे और बच्चे को लेके परेशान रहोगे, फिजूल की टेंशन बढ़ाओगे, ओवर थिंकिंग बढ़ाओगे। क्योंकि हमारा एक प्लेनेट अष्टम घर में आके उस घर को एक्टिवेट कर दिया, तो हमारा दिमाग जाएगा परेशानी की तरफ। जीवन में अगर एक भी चीज खराब हो रही होगी तो वहीं आप स्टक हो जाएंगे। टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी। अगर जीवन में एक चीज भी अच्छी हो रही है और बहुत सारी चीजें खराब हो रही हैं, और 8वें घर में पोजीशन ठीक है, 8वें घर में प्लेनेट नहीं है, 8वें घर का मालिक भी बढ़िया बैठा है, तो आप दुनिया में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, लेकिन फिर भी हंसते खेलते उन परेशानियों को पार कर लेंगे।
ये लोग वो होते हैं जिनके 8वें घर में परेशानी नहीं होती, और जिनके 8वें घर में परेशानी होती है ना, और लाइफ में एक भी प्रॉब्लम आ जाए तो छटपटा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एक प्रॉब्लम कैसे आ गई, उस प्रॉब्लम को पकड़ के रोते रहते हैं जिंदगी भर। ये सारी प्रॉब्लम देता है 8वां घर। हायर स्टडीज का, रिसर्च वर्क का है, तो जितने भी साइंटिस्ट लोग होते हैं ये सब 8वां घर एक्टिवेट करके बैठे होते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ को पूरा डैमेज कर देता है। हमेशा गहन अध्ययन में, रिसर्च वर्क, इन चीजों में लगे रहते हैं। तो ये 8वां घर ऑब्स्टेकल, परेशानियों का घर है, आपकी आयु का भी घर है, आयु की स्थिति भी देखे जाते हैं। तो आई होप आपको ये कुंडली में 8वें घर की पोजीशन आपको समझ में आ गई। अब आते हैं 9th हाउस के ऊपर। 9th हाउस आपका भाग्य का है, धार्मिक रुचि का है, पूजा पाठ का है और विदेश यात्राओं का है। बेसिकली 9th हाउस आपके पिताजी का है। तो 9th हाउस आपका बहुत अच्छा घर है। भाग्य सबको चाहिए, किसी का भाग्य चमक जाए, भाग्य साथ दे, तो उसके लिए 9th हाउस का ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर कुंडली के 9th हाउस में प्रॉब्लम आ गई तो ये सारी चीजों में प्रॉब्लम आ जाएगी। देखो, कुंडली का 9th हाउस आपका धार्मिक रुचि, पूजा पाठ और भाग्य की स्थिति को डिनोट कर रहा है। और ऐसे में अगर आपका पूजा में मन नहीं लग रहा, पूजा पाठ करने बैठते हैं, अजीब तरह के ख्याल आते हैं, मन ही नहीं लगता, तो समझ लेना 9th हाउस में प्रॉब्लम है। या तो 9th हाउस का मालिक किसी ऐसे प्लेनेट की एनर्जी परेशान कर रही है उसको कि उससे झेला नहीं जा रहा। तो 9th हाउस का मालिक की अगर परेशानी बढ़ेगी तो ये सारी चीजें परेशानी में आ जाएंगी। अगर 9th हाउस में कोई मारक ग्रह आके बैठ जाएगा तो वो परेशानी आपको 9th हाउस से रिलेटेड दे देगा। पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, कुछ धार्मिक काम में मन नहीं लगेगा, पापा को प्रॉब्लम हो जाएगी, फादर को प्रॉब्लम हो जाएगी, फादर से रिश्ते में प्रॉब्लम हो जाएगी, ये सारी चीजें परेशानी में आ जाएंगी। मतलब हमें 9th हाउस को बचाना है। अगर 9th हाउस में कोई मारक ग्रह आके बैठ जाए तो प्रॉब्लम, कोई शत्रु ग्रह उस घर को देख ले तो प्रॉब्लम, 9th हाउस का कहीं बुरी जगह जाके बैठ जाए तो प्रॉब्लम, 9th हाउस के लॉर्ड किसी ऐसे प्लेनेट से पीड़ित हो जाए तो प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें फिर परेशानी में आ जाएंगी। तो बेसिकली 9th हाउस से हम ये सारी चीजें देखते हैं। अब आते हैं कुंडली के 10th हाउस पर। 10th हाउस आपके कर्म क्षेत्र का है, जीवन शैली का है कि आप जीवन में कैसा काम करेंगे, किस तरह का काम करेंगे, उस चीज का घर है। तो अगर कुंडली में 10th हाउस का लॉर्ड कहीं बुरी जगह बैठ जाएगा तो काम करने की रुचि में प्रॉब्लम आ जाएगी, काम करने में समस्या होगी, जो भी काम करते हैं जीवन में उसमें समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। अगर 10वें घर का मालिक कुंडली में कहीं अच्छी जगह बैठा है ना तो बहुत बढ़िया रहेगा, ये प्लैनेट सपोर्ट करेगा, इसकी एनर्जी सपोर्ट करेगी। और अगर अच्छी जगह बैठा है, अच्छे नक्षत्र में बैठा है तो इस प्लैनेट का बल बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर 10th हाउस में बहुत सारे मारक ग्रह आके बैठ गए ना तो वो हमारे कर्म क्षेत्र को बदलना स्टार्ट करेंगे। अगर कोई मारक ग्रह 10वें घर में बैठा है तो वो एक बार आपके कर्म क्षेत्र को बदलने की कोशिश करेगा, जीवन शैली को बदलने की कोशिश करेगा। तो ये क्योंकि वो आके हमारे 10वें घर को खराब कर रहा है। 10वें घर पर जितने अच्छे प्लैनेट की दृष्टि पड़ेगी वो सारे प्लेनेट हमारे कामकाज को सपोर्ट करेंगे। कैसे सपोर्ट करेंगे वो प्रेडिक्शन में समझेंगे। अभी बेसिक आइडिया ले लेते हैं, सारी चीजों को समझ लेते हैं जिससे कि इजीली आपको चीजें समझ में आ जाए। 11वें घर से आपका वो देखा जाता है कि आप कितना पैसा कमाएंगे, लाभ जो आप 10वें घर से जो काम कर रहे हैं, जो आपका प्रोफेशन है वो देखा जा रहा है। और 11th हाउस से आपकी इनकम, आपकी पैसा कितना कमाएंगे। छोटे मोटे रोग भी देखे जाते हैं क्योंकि 11th हाउस छठे से छठा है, तो ऐसे में छोटे मोटे रोग भी देखे जाते हैं। तो जब भी 11वें घर का बल बढ़ेगा पैसे भी आएंगे, साथ में छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी आएंगे। अब ये 11वें घर का मालिक अगर आपका मित्र प्लेनेट बन जाए तो बल्ले बल्ले, और अगर अच्छी जगह बैठ जाए डबल बल्ले बल्ले। अगर ये 11वें घर का मालिक तीसरे छठे 8वें 12वें में बैठ गया तो इसका मतलब ये नहीं है पैसे नहीं आएंगे, पैसे उस केस में भी आएंगे लेकिन वो पैसे टिकेंगे नहीं, बचेंगे नहीं को। या अगर तीसरे घर में बैठ गया तो किसी ऐसे इंसान के पास वो पैसे जाते रहेंगे कि बचेंगे नहीं, सारी फिजूल की एक्टिविटी, समाज के लोगों पर खर्चा होता रहेगा। और अगर 11वें घर का मालिक बुरी जगह बैठ गया, कर्ज के घर में बैठ गया, तो जो पैसा कमाया कर्ज उतारने में चला जाएगा। बेसिकली मतलब यह है अगर 11वें घर की पोजीशन में प्रॉब्लम आ रही है, अगर 11वें घर का मालिक कहीं बुरी जगह बैठा है तो प्रॉब्लम, 11वें घर में बहुत सारे शत्रु प्लेनेट आके बैठे हैं तो प्रॉब्लम। वो शत्रु प्लेनेट की नेगेटिव एनर्जी हमारे लाभ को खा जाएगी, चोरी कर लेगा, आने नहीं देगा, रोक के रखेगा, पैसे नहीं आने देगा। आपने देखा होगा, आपको लग रहा है पैसा आने
वाला है, मैंने ये काम किया, मुझे प्रॉफिट आना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट आ नहीं रहा है, प्रॉफिट रुक गया, कभी कोई अड़ंगा लग गया, कभी कुछ हो गया, कभी क्लाइंट ने पैसे फंसा लिए, समझ जाओ वो 11वें घर का मालिक की परेशानी बढ़ गई है इस समय, इसलिए वो पैसा रुक रहा है, आना नहीं चाह रहा है। तो ऐसे में उस 11वें घर को ठीक करो, तभी वो पैसा आएगा। तो 11वें घर को ठीक करने का तरीका ये नहीं है कि उसकी एनर्जी बढ़ा लो। अगर वो परेशानी में बैठा है, कहीं बुरी जगह बैठा है, तो उसके मंत्र जाप पूजा पाठ करके, अगर दान रिक्वायर्ड है तो दान करके उस चीज को ठीक करो। बेसिकली पूजा पाठ और मंत्र जाप करके पहले ठीक करो उसको। और 11वें घर में कोई शत्रु प्लेनेट की एनर्जी आ गई है और वो खराब कर रही है, तो उस शत्रु प्लेनेट को शांत करो, तब हमारे पैसों की स्थिति ठीक होगी। और अगर 11वें घर में बहुत सारे शत्रु प्लेनेट आ गए तो वो सारे के सारे पैसे रोक के रख देंगे। अब 11वें घर में जितने भी अच्छे प्लेनेट हैं, आपके मित्र प्लेनेट आके बैठ जाएं, तो वो आपकी इनकम को बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। सपोज 5वें घर का मालिक 11वें घर में आ गया, तो जैसे ही संतान हो जाएगी, संतान होने के बाद में एक इनकम सोर्स जनरेट होना चालू हो जाएगा। और आपका भाग्य का मालिक, पिता के घर का मालिक अगर वहां पर बैठा है, लाभ के घर में बैठा है, अरे बल्ले बल्ले हो जाएगी, भाग्य सपोर्ट करेगा, भाग्य के दम पे पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे इन चीजों को देखा जाता है। और लग्नेश भी लाभ के घर में बैठा है, मतलब आप खुद उठ के पैसों के ही घर में बैठ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप खूब पैसे कमा लेंगे। तो ऐसे में ये प्लेनेट अब सपोर्ट करेंगे आपके इनकम को बढ़ाने के लिए। जितने जितने अच्छे प्लेनेट हैं, जो भी योग कारक प्लेनेट है, मित्र प्लेनेट 11वें घर में बैठा है, तो उसकी एनर्जी आपके पैसे कमाने की स्थिति को बेनिफिट देगी। पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, वो आपको हेल्प करेगा। तो ये तो हो गया 11वां घर से लाभ कमाएंगे, बड़े भाई की स्थिति देखी जाती है, उनके साथ रिलेशन कैसे होंगे, और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम। अब जो पैसा आपने कमाया, उस पैसे में से कितना पैसा खर्च करेंगे, वो कुंडली का 12th हाउस है। अगर इस 12th हाउस में प्रॉब्लम आ गई तो सारे पैसे उड़ जाएंगे, खर्चा बढ़ जाएगा, हॉस्पिटल के बिल्स बढ़ जाएंगे, और हस्बैंड वाइफ पर्सनल टाइम, जो मियां बीबी का जो पर्सनल टाइम है ना, वो कुंडली का इसी 12th हाउस से देखा जाता है। तो पर्सनल टाइम बिगड़ जाएगा, उनका एंजॉय करने का टाइम बिगड़ जाएगा, जो उनका जो पर्सनल टाइम है शादी के बाद में, वो सारी चीजें खराब हो जाएंगी। और ये चीजें खराब हो गई ना, तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप खराब हो जाएगी, क्योंकि भौतिक सुख खराब हो गया, उस वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, फिर इनका रिश्ता संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे में। तो जब भी 12th हाउस में प्रॉब्लम बढ़ेगी ना, तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप का जो पर्सनल टाइम है ना, उसमें प्रॉब्लम हो जाएंगी, वो दूरियां बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। और समझ जाना, अगर ऐसा हो रहा है मतलब मेरा 12th हाउस एक्टिव हो गया, और वो हाउस एक्टिव होते ही आपके खर्चे भी आ जाएंगे, खर्चे भी बढ़ जाएंगे, परेशानियां भी बढ़ जाएंगी, अननेसेसरी फिजूल के खर्चे, कभी कुछ कभी कुछ, कभी घर में कुछ खराब हो गया, कभी वो खराब हो गया, कुछ ना कुछ खर्चा लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये कुंडली के 12th हाउस से लगेगा। इसका मतलब क्या है कि 12वें घर का मालिक जनरली मारक ग्रह ही बनता है, लेकिन हर केस में मारक नहीं बनेगा। तो अगर वो आगे डिस्कस कर लेंगे, अगर 12th हाउस का मालिक कहीं बुरी जगह बैठ गया, तीसरे छठे 8वें 12वें में ही बैठ गया, या फिर कहीं बुरे स्थान में बैठ गया, नीच का हो गया, तो बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी। फिर इस प्लेनेट के जितने ज्यादा दान करके ठीक करोगे उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि खर्चे का डिपार्टमेंट लेके बैठा है। इसकी एनर्जी को जितना कम कर लो उतने खर्चे कम हो जाएंगे। लेकिन अगर ये 12th हाउस का लॉर्ड कहीं अच्छी जगह बैठा है, तो ये कुछ ना कुछ लिंक बनाएगा, लेकिन वो आपके लिए अच्छा है। अगर 12th हाउस का लॉर्ड कहीं अच्छे घरों में बैठा है तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो प्लेनेट की एनर्जी अगर हमारे अच्छे प्लेनेट की एनर्जी को डिस्टरबेंस करेगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो हम इसका बल गिरा देंगे दान करके, पूजा पाठ करके, मंत्र पढ़ के। तो बेसिकली 12th हाउस का लॉर्ड जो भी बनेगा वो हमारे खर्चों को बढ़ाएगा। तो जब भी इस घर में कोई प्लेनेट आके बैठ जाए तो 12वां घर एक्टिव हो जाएगा। 12वें घर का मालिक किसी ऐसे प्लेनेट से पीड़ित हो जाए जो उनकी पीड़ा बढ़ा रहा है, तो ये 12वां घर एक्टिव हो जाएगा। जब 12वें घर का मालिक गोचर में कोई रेट्रोग्रेड हो जाए, उच्च का हो जाए, नीच का हो जाए, तो 12वां घर एक्टिवेट हो जाएगा। आई होप आज आपको सारे हाउसेस की जानकारी हो गई, किस हाउस से क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं। अब इन हाउस से जैसे ही जैसे ये एक्टिवेट होते चले जाएंगे, वैसे वैसे लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएंगी। आज मैं आपको एक
शॉर्ट टिप्स दे देता हूं इस मॉड्यूल में। देखो कुंडली में आपका 7th हाउस आपकी स्पाउस के घर का मालिक है। 7th हाउस आपका सपोज मारक ग्रह है। 7th हाउस का घर का जो मालिक बना है, अगर वो मारक ग्रह और आपकी दशा लग गई, तो ये दशा अगर आपकी शादी से पहले लगी है तो कुछ नहीं करेगी, बल्ले बल्ले मस्त रहो, कुछ नहीं करेगी, क्योंकि वो प्लेनेट एक्टिवेट नहीं हुआ है। वो प्लेनेट कब एक्टिवेट होगा? जब आप या तो शादी कर लो तब एक्टिवेट होगा, या फिर आप बिजनेस कर लो। जैसे ही बिजनेस में चले गए तो ये 7वां घर का मालिक रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। तो इसकी दशा जब भी चलेगी आपकी बैंड बजा देगी, क्योंकि वो शत्रु प्लेनेट है और वो एक्टिवेट हो गया। या फिर आपकी शादी हो जाए तो फिर ये 7वें घर का मालिक रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। अगर 5वें घर का मालिक जनरली रिजल्ट पूरी क्षमता के साथ में कब देगा? जब आपकी संतान हो जाएगी। और 9वें घर का मालिक तो जीवन के शुरुआती फेज से ही रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो आपके पिताजी हैं। पिताजी तो पहले ही दिन से साथ में, तो वो भाग्य के घर का मालिक पहले ही दिन से एक्टिव हो जाता है। तो ऐसे में उसकी दशा अंतरा जब भी चलेगी प्रॉब्लम डालेगी या अच्छा करेगी, मतलब जीवन को इफेक्ट करेगी। और अगर 7वें घर का मालिक जो भी है, जब तक शादी नहीं हुई है, जब तक बिजनेस नहीं कर रहे हैं और बचपन में ही ये दशा लग गई, तो ये 7वें घर का मालिक मार के ज्यादा कुछ नहीं करेगा, ज्यादा परेशानी नहीं बढ़ाएगा। मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि वो प्लेनेट की एनर्जी एक्टिवेट नहीं हुई है प्लेनेट में। प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके देख लेना। अगर वो प्लेनेट किसी दूसरे प्लेनेट की परेशानी बढ़ा रहा है, वो बात अलग है, वो चार्ट में समझ लेंगे आगे चीजें धीरे धीरे। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया। सारे प्लेनेट देखिए, ये आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, आज सर ने कुछ नया नहीं बताया, लेकिन इसमें बहुत बड़े सीक्रेट छुपे हुए हैं। इसको देखने का नजरिया छुपा हुआ है इसके अंदर। तो इस तरह से आपको समझना है। जब भी जो भी घर एक्टिवेट हो जाएगा, सपोज लगने आपका सपोज तीसरा घर एक्टिव हो गया और तीसरे घर में प्लेनेट आके बैठे हुए हैं। अब वो तीसरे घर का मालिक गोचर में रेट्रोग्रेड हो गया ना, और तीसरे घर का मालिक कहीं खराब बैठा है, रेट्रोग्रेड हो गया, उच्च का हो गया, नीच का हो गया, या दशा लग गई, तो तीसरा घर डैमेज हो जाएगा। और तो आपका सामाजिक क्षेत्र, ये सारी चीजें डैमेज हो जाएंगी, लाइफ में परेशानी बढ़ जाएंगी, उलझन बढ़ जाएंगी, रिश्ते खराब हो जाएंगे लोगों के साथ में, ये सारी परेशानियां बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। इसीलिए इन चीजों को इस तरह से कंसीडर करना, इस तरह से समझना बहुत जरूरी है। लोग बता देंगे इस घर से ये देखा जाता है, वो देखा जाता है, लेकिन रिलेशन इस तरह से नहीं समझ पाएंगे। इस तरह से समझना है। और अगले मॉड्यूल में हम कुंडली लेके योग कारक मारक ग्रह कैसे देखे जाएंगे, वो प्लेनेट किस तरह से रिजल्ट देंगे, वो सारी चीजें समझेंगे। मैं 2 से 3 मॉड्यूल में पूरी कुंडली को कैसे स्टडी करना है, सारी चीजों को बता दूंगा। चलिए अब मुझे इजाजत दीजिए। आज अब सुबह के 4 भी बज चुके हैं, मुझे सोना है, बहुत टाइम हो गया है। नमस्ते।